So we were done with what? We were done with open market operations. We are doing things that affect money supply. How money supply is affected by the government. उसमें हमने देखा गवर्नमेंट के पास क्या क्या तरीके हैं मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के. तो पहला जो मेजर तरीका है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. देन वी हैव क्रेडिट क्रिएशन. जो सेकंड तरीका है, सॉरी क्रेडिट क्रिएशन कह रहा हूं, क्वांटिटेटिव ईजिंग. क्वांटिटेटिव ईजिंग. It buys it. Yes, to decrease its sells it. ठीक है, आप इस तरह याद रखें ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कि टी बिल्स एक इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट है. वो ले लिया और पैसे दे दिए. नाउ commercial banks have more money. Obviously that money will be flowing into in the economy. They have more money to lend. Simple as that. ठीक है. और इधर क्या कर रहे हैं क्वांटिटेटिव उसमें व्हाट डू यू कॉल इट, डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई में कि वो उनको इशू कर रहे हैं, वो उनको बेच रहे हैं. तो उनको बेच दिया पीस ऑफ पेपर, कैश उनसे ले लिया, तो दे हैव लेस मनी टू सर्कुलेटेड इन द मार्केट. आ जाए जी, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या चीज है? Quantitative easing is similar as open market operations. It is absolutely same as open market operations. वो जरा शॉर्ट टर्म है, वो रेगुलर है. ये क्या है? ये एक तरह से जब बेल आउट करना है इकोनॉमी को, ये सिर्फ तब है when you need to bail out the economy. Exactly the same thing. ठीक है. This is a more rigorous approach to increase money supply. It is the same as open market operations, however, here to increase money supply, the central bank buys long-term bonds and even financial instruments issued by private sector. जिस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी, फर्म्स भी अपने बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं. बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने लोन लेने के लिए अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं. ठीक है. दे आर ऑफन कॉल्ड लॉन्ग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रैकेट में सिक्योरिटीज भी लिख लें. तो ये सिक्योरिटीज कौन खरीद सकता है? ये खरीद लेता है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सॉरी. डिबेंचर मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वो एक किस्म का फिक्स रिटर्न देता है. खैर ये भी एक किस्म का फिक्स रिटर्न नहीं देता, इसको डिबेंचर कह लो. ठीक है. लेकिन ये होते बड़े डिनोमिनेशंस में. डिबेंचर छोटे डिनोमिनेशंस में होते हैं, ये बड़े डिनोमिनेशंस में होते हैं. इसमें आम आदमी का इन्वेस्ट करना, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो आप. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, मतलब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आगे इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स फिर आगे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. आगे आ जाएंगे. अब टू इंक्रीज मनी सप्लाई, द सेंट्रल बैंक बायज गवर्नमेंट बॉन्ड्स. वही एग्जैक्टली वही सीन है. एंड प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज.
मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होता है। इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वही सीन है दोबारा। डिमांड ऑफ बॉन्ड्स को क्या होगा, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गई मार्केट में, सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स को क्या होगा, सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स कम हो गई। व्हाट विल हैपन, रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स which is also known as the yield को क्या होगा, यील्ड इसकी गिर जाएगी। अब यहां से आगे 3-4 काम होंगे। जब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स गिर जाता है तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज मनी सप्लाई बाय इशूइंग न्यू बॉन्ड्स at a lower rate of return। ये बात समझ आई आपको, जब रेट ऑफ रिटर्न एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का गिर गया है, बॉन्ड्स की यील्ड गिर गई, तो नए बॉन्ड्स इश्यू किए जा सकते हैं जिसपे कम प्रॉफिट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया है क्या करना, पैसे उधार लेना। डू वी गेट इट, रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स का गिरा, गवर्नमेंट अब नए बॉन्ड्स अगर इशू करेगी तो वो कम पे इशू करेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न गिरा हुआ मार्केट में, तो नए बॉन्ड्स इशू करने करेगी, वो चीपर पड़ेगा, उसको कम प्रॉफिट देना पड़ेगा उनको, तो वो नए बॉन्ड्स इशू कर सकती है। इससे भी मनी सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाती है। दूसरा हमें पता है वही, मार्केट इंटरेस्ट रेट may fall as banks have more money to lend। वालेकुम अस्सलाम। इससे भी मनी सप्लाई को क्या होगा, पैसा ज्यादा आ गया उनके पास, तो वो अब ज्यादा लेंड कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही, लेकिन जरा ज्यादा रिगरस है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज भी खरीदी जा रही है। फर्क सिर्फ यही है इसमें। कम प्रॉफिट कैसे, कम प्रॉफिट ऐसे रिमास के होता क्या है, बात को समझे। देखें, रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स का यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी लास्ट क्लास में, है ना। रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स का गिर गया, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का रेट ऑफ रिटर्न गिर गया, तो गवर्नमेंट अब नए बॉन्ड्स इशू कर सकती है। बॉन्ड्स को समझे, बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट टेक्स लोन, सो इट कैन इशू न्यू बॉन्ड्स एट अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न, एट अ लोअर यील्ड। तो आसान नहीं हो गया, गवर्नमेंट डरती है, गवर्नमेंट ने पैसे वापस भी तो करने होते हैं ये, तो गवर्नमेंट डरती है कि यार हमने वापस करने पड़ेंगे, उधार इशू तो कर लेंगे लेकिन ये रिटर्न वापस करना पड़ेगा। तो जब रेट ऑफ रिटर्न गिर गया तो गवर्नमेंट इज मोर प्रोन टू इशू न्यू बॉन्ड्स। अब आम को बेचे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को बेचे, स्टेट बैंक को बेचे, क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस। तो ये है दूसरा तरीका गवर्नमेंट का मनी सप्लाई इंक्रीज करने का। ये जरा ज्यादा रिगरस सिचुएशंस में होता है, ये जरा ज्यादा एक कह लें कि जरा ज्यादा बोल्ड अप्रोच है मनी सप्लाई बढ़ाने की, क्योंकि इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी। देखिए ना, बेसिकली बैंक्स फंस जाते हैं, बैंक्स लिक्विडिटी लूज कर देते हैं व्हेन दे बाय दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, व्हेन दे इन्वेस्ट इन दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फंस जाते हैं। और उसमें यही हुआ था कि वो फ्यूचर्स ऑफ मॉर्गेजेस खरीद के फंस गए थे 2008 में। इन 2008 का जो क्राइसिस आया था ना, मॉर्गेज बबल यूएसए में, तो वो उसमें हुआ ये था बेसिकली कि उन्होंने इतनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग वालों को डेस्परेट होके लोन्स दे दिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं थी, फकीरों को भी पकड़ा दिया मॉर्गेज, समझ आई। अब बैड डेट्स आने शुरू हो गए,
अब वो उनके पास, और उसके बदले उन्होंने फ्यूचर्स बना लिए, उसके अगेंस्ट उन्होंने फ्यूचर्स ले लिए ताकि फर्दर लोन ले सके कि ये हमें एक रिटर्न आना है फ्यूचर में, इसके अगेंस्ट हमें अभी एक लोन दे दो। फाइनेंशियल मार्केट बड़ा एक दलदल है, समझ रहे? फाइनेंस एक बड़ा गड़बड़ है, समझ रहे किया क्या उन्होंने? उन्होंने कहा ये हमें पैसे अभी आने, ये बंदा अभी अपने घर की पेमेंट कर रहा है तो ये पैसे हमें आने, इसके अगेंस्ट उन्होंने फ्यूचर एक बना लिया, जैसे गोल्ड नहीं ट्रेड होता, सिल्वर ट्रेड होता है, इसलिए फ्यूचर ट्रेड हो रहा है कि ये पैसे आने हैं, इसके बदले हमें लोन दे दो। समझ रहे हैं? ये हर किसी ने करना शुरू कर दिया और ये बैंक्स आपस में लेके फंस गए। तो फिर उस वक्त सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने, ऐसे सेंट्रल बैंक जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, उसने ये उनसे खरीदे। दैट इज वन वेरी बिग इवेंट जिसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी। वरना शॉर्ट टर्म लोन्स तो वो, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को तो वो इस तरह ऊपर नीचे करते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग एक समझने, एक रेस्क्यू करने जब जाते हैं, जब वो बेल आउट करने जाते हैं, तो वो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटीज भी खरीद लेते हैं। आई बात समझ में? डू वी गेट इट? फ्यूचर्स का कोलैटरल, फ्यूचर्स खाम खा में तो नहीं बनते, कुछ ना कुछ बैकिंग है। जिस तरह अभी कोलैटरल उसका यही है कि आपको पैसे मिलने उसके बदले। हाँ, इफ यू आर अनएबल टू पे द बैक ऑन दैट फ्यूचर, तो कोलैटरल ये है कि देन दैट डेट विच इज कमिंग बैक टू यू, वो टेक ओवर कर लेगा दूसरा। समझ आई? तो उसका कोलैटरल ये होता है। बाकी बहरहाल ये अब आप बैचलर्स में जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ेंगे, तो ये सब एक अजीब सा खिचड़ी है। आ जाएंगे नंबर 3, रिजर्व रेशो। जी राफे, डू यू नो द पर्सन पर्सनली जिसको आप बैंक में पैसे पकड़ा देते हैं, जो टेलर बैठा होता है? जानते हैं उसको पर्सनली? कहाँ रहता है, क्या सीन है, क्या नहीं? तो उसको आप लाखों रुपए पकड़ा देते हैं, करोड़ों रुपए पकड़ा देते हैं, एक पर्ची वो आपको दे देता है। बैंकिंग वर्क्स ऑन व्हाट? ऑन जस्ट वन थिंग, दैट इज ट्रस्ट। वी ब्लाइंडली ट्रस्ट द बैंक विद आवर मनी। हमें पता ही है, 100% यकीन है कि ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, कि हम सेव कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के साथ तो वो पंगा नहीं ले सकते, वो तो आपका जो करंट अकाउंट है वो तो कभी भी आप निकाल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है आपकी बैंक के अंदर, वो बैंक अपने पास ही रखता है, वो तो बैंक आगे इन्वेस्ट कर देता है। बैंक्स बहुत ज्यादा डेस्परेट ना हो जाए, बैंक्स बहुत ज्यादा डेस्परेट ना हो जाए और सारा पैसा आगे लगा दें, आप जाके उनको को यार मेरी सेविंग्स वापस करो, वो तो कहें ओहो वो तो हमने आगे लगा दी। अगर इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए? इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो डाइवर्सिफाई करता है बैंक। ऐसे ही ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये जो है ट्रेजरी बैंकर्स, ये 60-60 लाख रुपए तनख्वाह ऐसे ही ले रहे हैं, ये ऐसे ही हार्वर्ड MIT से पढ़ के आए हैं। समझ रहे हैं बात को? इस तरह नहीं ना होता, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है, उसके लिए कैपिटल रेशो भी अभी पढ़ेंगे कि कितना कैपिटल है बैंक के पास उसको कवर करने का, प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ। ये इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक आता है। सेंट्रल बैंक एक रिजर्व रेशो सेट करता है कि इतने पैसे आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, और इतनी परसेंटेज रिजर्व रेशो जो आपने अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखनी ही रखनी है। समझ आई? ताकि बैंक्स बहुत ज्यादा डेस्परेट ना हो। आई बात समझ में? क्योंकि बैंक का अकाउंट किसके पास है? सेंट्रल बैंक। हाँ, वो बैंक आगे लगा रहा होता है ना इन्वेस्टमेंट्स, उसका अकाउंट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। सेंट्रल बैंक देख रहे हैं किधर जा रहा है पैसा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लॉस हो सकता है, होता नहीं है, यही तो सारी बात है। डाइवर्सिफाई करते हैं ना, डाइवर्सिफ कुछ मनी मार्केट्स में डालते हैं, कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस में डालते हैं, और अगर हुआ भी तो बैंक कवर करेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अनटिल म्यूचुअल सेविंग्स में आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉस हो सकता है। वो आपको कह देते हैं, आपको बताते हैं कि हम यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ETFs ले रहे हैं, ये चीजें में आपका पैसा डाल रहे हैं, अगर नुकसान हुआ तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। लेकिन जो सेविंग डिपॉजिट है उस पे वो आपको फिक्स रिटर्न अगर उसने प्रॉमिस कर दिया है तो वो उसने देना ही देना है। हायर द रिस्क, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। सीधी सी बात है, मनी मार्केट में कम रिटर्न है,
सेफेस्ट है, यही बॉन्ड्स वगैरह, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं मनी मार्केट में पैसा डाल दें। आप उसमें भी डाल सकते हैं, शेयर मार्केट में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका क्या सीन है, वो रिस्कियर है, लेकिन उसका रिटर्न भी ज्यादा। क्या इंडिया में मनी मार्केट का स्कैम? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं आइडिया, मैं पढ़ूंगा देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो बताते हैं इतना पैसा हम डाल रहे हैं, आपका इतना, वो अपनी परसेंटेजेस तो होती है डेफिनेटली, बैंक भी तो कमा रहा है ना, मुफ्त में सिर्फ आपको थोड़ी कमा के देगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? लिखें जी। तो ऐसा ना हो तो बैंक्स एक रिजर्व रेशो रखते हैं, सेंट्रल बैंक्स, अ सर्टेन परसेंटेज। नहीं, आप लोग नहीं आ सकते, छुट्टी। आप लोग नीचे बैठे हुए थे, आपने देखा भी है, मैं ऊपर आया हूं, ये कौन सा टाइम है आने का? नीचे बैठ के खा रहे थे चिप्स और पता नहीं क्या, तीन। मुझे देखा नहीं, टाइम तो देखा होगा ना। मैं कहता हूं वो बात पूरी कर लो, अब जाओ निकलने वाली करो। a certain percentage a certain percentage of saving deposits, a certain percentage of saving deposits that a bank must keep in liquid assets which cannot be further invested. This is set by the central bank. एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें, सेविंग डिपॉजिट्स आ गया कितना, सेविंग डिपॉजिट आ गया $1000। सर वैसे ये जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं और जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है फिर? यार ये अब बड़ा खतरनाक सवाल है। मेरा इतना नॉलेज नहीं है कि ये करते क्या है, दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, ये जा रहा है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है कि इस्लामिक बैंक्स क्या करते हैं। बेसिकली तो द आइडिया इज प्रॉफिट शेयरिंग, वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे होते हैं आपके साथ। तो वो अब मुझे आइडिया नहीं है स्पेसिफिकली कि वो क्या उनका मॉडल है, और लेकिन एक चीज है, उनके रिटर्न्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ही ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है। रिकॉर्डिंग बंद करके मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अच्छा जी, कितना कर दें रिजर्व रेशो, ताकि बैंक सारा पैसा आगे ना इन्वेस्ट कर दें और आप मांगने जाएं तो वो कि हमारे पास पैसे नहीं है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि थोड़ी सी अमाउंट आपने अपने पास लिक्विड कैश रखनी है सेविंग डिपॉजिट्स की, बाकी आप बेशक आग लगा दें। समझ आई बात की? इतना भी नहीं होता, कमाना क्या है। 10%, 10% का क्या मतलब है? 900 इन्वेस्ट किया जा सकता है, 9000 लिख दिए, इसको 100 कर दें फिर, 900 आगे इन्वेस्ट किया जा सकता है, और $100 आपने क्या करने हैं, आपने रिजर्व में रखने। ठीक हो गया? हाँ जी, मनी सप्लाई बढ़ानी है, मनी सप्लाई, टू इंक्रीज मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक, व्हाट डज द सेंट्रल बैंक डू? रिड्यूसेस द रिजर्व रेशो। बात समझ आई? क्योंकि ये पैसा जो है ये आगे सर्कुलेशन में जा रहा है, वो पैसा रुक गया, नहीं जा रहा। तो अब हमने, वही एग्जांपल है हमारी, $1000 हमारा डिपॉजिट था, अब कितना आगे जा सकता है? इसको गिरा के, रिजर्व रेशो को गिरा के कितना कर दिया, 5%। जी बताएं, इन्वेस्ट कितना हो सकता है?
$950 इन्वेस्ट हो सकते हैं, और रिजर्व में कितना रखना है इस दफा? मेक सेंस? तो अब ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में नहीं जा रहा आगे। टू रिड्यूस मनी सप्लाई, द सेंट्रल बैंक increases the reserve ratio. एग्जाम्पल, रिजर्व रेशो कर दिया इस दफा हमने 15%। इसका क्या मतलब है? अगर सेविंग डिपॉजिट एक बैंक के पास अब $1000 है, सारे बैंकों के पास बाय द वे, रिजर्व रेशो सबका कॉमन होगा, तो टोटल डिपॉजिट अगर लेट्स अज्यूम 1000 है, व्हाट डज दैट मीन कि आगे अब कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 850, और रिजर्व में कितना रखना पड़ेगा? 150। डज दिस मेक सेंस? तो ये भी एक गवर्नमेंट के पास रिजर्व रेशो एक टूल है मनी सप्लाई को ऊपर या नीचे करने का। क्या ख्याल है? डज दिस मेक सेंस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? आगे आ जाए। चौथा तरीका गवर्नमेंट के पास क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। देखें भाई, बात को समझें। पहली बात, अगर तो टैक्स के पैसे से खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, टैक्स लिया आपसे $25 मिलियन, ठीक है, और उसको स्पेंड कर दिया कहीं पे, मुझे बता सकते हैं मनी सप्लाई को क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्टिमुलेट होगी। मनी सप्लाई, ये लीकेज है, ये इंजेक्शन है, मनी सप्लाई को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अवाम से ही पैसा लिया और साल के अंदर अंदर अवाम में ही वापस लगा दिया, सर्कुलेशन के अंदर जो पैसा है उसको क्या हुआ? उसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट तो आएगा, इस तरह मनी मल्टीप्लायर भी होता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सर्कुलेशन में जो पैसा है उसको कुछ हुआ? मनी सप्लाई को कुछ हुआ? मल्टीप्लायर इफेक्ट तो आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, इनकम जनरेट होंगी, लेकिन मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेक सेंस? अगला मसला, और वापस लोगों को ही दे दिए ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब है, टैक्स दिया, रोड बना दी, मैं ना करूं, बेशक ना करूं, पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने ₹25 मेरे से ले लिए टैक्स की फॉर्म में, और ₹25 खर्च कर दिए, सर्कुलेशन में जो पैसा मनी सप्लाई है उसको क्या हुआ? मनी सप्लाई को तो कुछ भी ना हुआ। पाकिस्तान है ना, मैक्रो है, मेरे मेरे पास तो चले मनी सप्लाई कम होगी कह ले, लेकिन पाकिस्तान में मनी सप्लाई नहीं फर्क पड़ा। इसी तरह जब वो डायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं अवाम को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं किसको? पब्लिक को, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम से लोन ले लिया बॉन्ड्स बेच के, और या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का पढ़ा सुना है ना? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कभी नहीं देखा? नेशनल सेविंग्स देखा है? एक बैंक टाइप चीज होती है, बैंक होता है ग्रीन रंग का, उसका बोर्ड होता है, ठीक है, वो क्या है? दैट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक लोन्स डायरेक्टली फ्रॉम पीपल। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लिए, इस तरह का काम कर दिया, पब्लिक से लिया और पब्लिक को वापस कर दिया। मनी सप्लाई को क्या हुआ? मनी सप्लाई को कुछ भी नहीं हुआ। जी अब्दुल्ला सलीम। सर मुझे टैक्स वाला बात नहीं समझे, मनी सप्लाई क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? सर अवाम के पास पैसा था, अवाम से कम होगी, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ गया। लाइक तो मैं ये गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया ना, ओके तो क्या हुआ? ठीक है। गवर्नमेंट ओके एक्सपेंडिचर हो सर गया ना। ठीक है। गवर्नमेंट अगर लेके जेब में डाल के भाग जाए फिर मसला है,
पाकिस्तान से निकल आए, पाकिस्तान में ये पूरा मनी एंड बैंकिंग पाकिस्तान से बाहर निकल के गोरे बन के ये बात करें, ठीक है। अच्छा और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है वो मनी सप्लाई कुछ नहीं, अभी आ गए ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग पे आने लगे। ये दोनों चीजें विल नॉट इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। मेक सेंस? विल नॉट इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। तो याद रखें, एवरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग डज नॉट इम्पैक्ट। अब डेफिसिट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्सेस कम है, कुछ पैसा उन्होंने इधर से ले लिया नेशनल सेविंग से, गवर्नमेंट को अवाम को बॉन्ड्स बेच दिए, वो पैसा तो सर्कुलेशन में था, वापस आ गया। मसला क्या है? कुछ बेचे सेंट्रल बैंक को, कुछ बेचे उन्होंने किसको? सेंट्रल बैंक को बेचे, सेंट्रल बैंक को बेचे बॉन्ड्स, और उनसे पैसा ले लिया। वो पैसा पहले सर्कुलेशन में था, वो पैसा पहले सर्कुलेशन में, इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे उधार ले लिया सेंट्रल बैंक से। वो पैसा पहले सर्कुलेशन में नहीं था, और जब गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी, एक रोड बनाएगी, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगी, सीमेंट वाले को पैसे देगी, वो क्या करेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। डू वी अंडरस्टैंड दैट? सो अ डेफिसिट which is financed through a deficit which is financed through borrowing from central bank and also from commercial banks increases the money supply. क्योंकि ये बॉन्ड्स जो सेंट कमर्शियल बैंक वाले भी हैं, उनका पैसा पहले नॉन लिक्विड एसेट्स में था, और अब वो उनसे लेके गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए। समझ आई बात की? अब ये कमर्शियल बैंक्स वाली कहानी को अब हम और डिटेल में देखेंगे। ये सेंट्रल बैंक वाली कहानी समझ आ गई? पैसा उधार लिया सेंट्रल बैंक से और खर्च कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ गई। ये पैसे पहले सर्कुलेशन में थे, ये तो वॉल्ट में पड़े हुए थे। ये भी हो सकता है नया पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने खरीद ली हो, तो ये तो डायरेक्टली मनी सप्लाई को आप इंक्रीज कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसीलिए सेंट्रल बैंक्स को सर एक इसमें सेपरेट अथॉरिटी बनाया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का चेयरमैन नहीं है, क्या है? गवर्नर है उसका हेड। ही इज नॉट बाय लॉ, ही इज नॉट अंडर द प्राइम मिनिस्टर और द एनीवन, ठीक है? इसलिए वो सेपरेट लीगल बॉडी है, होती नहीं है। प्रिंटिंग से ही बढ़ रही है, लेकिन वो आएगा कैसे? वो प्रिंट हुआ हुआ पैसा हमारे हाथ में आएगा कैसे? यही तो सारी बात हुई है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में थी आप, प्रिंट होके आना आएगा तो बढ़ेगी ना। प्रिंट होके अवाम तक कैसे पहुंचेगा? अवाम में फेंकेंगे? प्रिंट ही हो रहा है, या तो प्रिंट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेगी। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती सेंट्रल बैंक को फोन उठा के यार पैसे दे दो, गवर्नमेंट उसको बॉन्ड देगी, वो बॉन्ड्स इशू करेगी, और वो बॉन्ड्स वो खरीदेगा, और गवर्नमेंट ने फिर वो पैसे वापस करने सेंट्रल बैंक को। हो सकता है वो नए पैसे प्रिंट हुए हो। इसी तरह ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए पैसा कहां से आ रहा था सेंट्रल बैंक के पास? हो सकता है वो भी पैसा कहां से आ रहा था? प्रिंट होके आ रहा होगा ना नया पैसा। जी अब्दुल्ला सलीम। सर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे तो वो भी डेफिसिट क्रिएट करेगा ना? कि इसके नहीं ऊपर वो जो इंटरेस्ट देंगे बिल्कुल देना तो पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट बहुत कम होता है रिलेटिवली, मार्केट से तो बहुत ही कम होता है। पिछला लेक्चर देखना ना, वीडियो तुमने मिस की थी है ना? जी लेकिन मैंने वो कहते हैं यूट्यूब पे देख ली थी। हाँ वही ना, तो वो उसमें देखना ना कि वो कैसे, वो होता कम है, बहुत कम होता है। बहुत बुरी बात है। मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट तो कहता है ये खबरदार, आपने ये किया, अभी पढ़ना है हमने मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट। वो कहते हैं कि ये सीधा सीधा इन्फ्लेशन कॉज करेगा, जबकि मनी सप्लाई बढ़ाना, इधर वे मनी सप्लाई बढ़ाना। हाँ हाँ, और वो ना सही बैक लेवल और मैं मतलब प्रिंटिंग ना करवाना चाह रहा हूँ
और मतलब कि वैल्यू करेंसी के नाम पे आना चाहे और फिर गवर्नमेंट क्या करती है? फिर गवर्नमेंट इंसान बने, अगर वो नहीं चाहती मनी सप्लाई बढ़े और इन्फ्लेशन हो तो इंसान बने, खर्चे कम करे, टैक्सेस बढ़ाए, टैक्सेस बढ़ाए, खर्चे कम करे। सीधा सा इसका जवाब है। क्यों गवर्नमेंट को इतनी जरूरत पड़ गई है? कंट्रोल करे। सर मनी सप्लाई में बॉन्ड्स गवर्नमेंट लोन्स के लिए यूज कर रही है टू रेज फाइनेंस। यस, देखें गवर्नमेंट इस तरह थोड़ी करेगी कि फोन उठा के उधार दे दो। बॉन्ड्स बेचती है, प्राइवेट सेक्टर को बॉन्ड्स बेचती है, ये बात तो लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट को मुफ्त में कोई पैसे नहीं पकड़ा सकता। मुफ्त में क्यों कोई पैसे देगा ना? देखें सेंट्रल बैंक भी एक अलहदा बॉडी है, कमर्शियल बैंक्स भी एक अलहदा बॉडी है। कमर्शियल बैंक तो बिल्कुल भी नहीं देंगे until and unless they get a certain fixed return on it, which is the yield of the bonds. चलें जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? गवर्नमेंट के पास 4 तरीके हैं मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के: ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वांटिटेटिव ईजिंग विच इज मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, रिजर्व रेशो एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इज दिस क्लियर? लेकिन अब एक गड़बड़ हो गई इस सब में। नहीं झूठ कुछ नहीं बोला। इस सब में एक बहुत बड़ा प्लेयर, व्हाट रोल डज द सेंट्रल बैंक हैव? जब गवर्नमेंट ही कर रही है सब कुछ, क्या मतलब सेंट्रल बैंक के थ्रू हो रहा है ना सब कुछ भाई रिमास? सेंट्रल बैंक इशुइंग अथॉरिटी है, पैसे प्रिंट करने की, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी चलाने की, आपका एक्सचेंज रेट पॉलिसी फिक्स करने की, सब कुछ सेंट्रल बैंक ही तो कर रहा है। और ये इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, पैसे की प्रिंटिंग, पैसे का वो, ये सब कुछ तो ओपन सेंट्रल बैंक ही कर रहा है। सर जो हमने जी। लेक्चर में कि सेंट्रल बैंक जो है वो बॉन्ड सेल करेगी, हाँ ताकि और क्या कहते हैं वो कुछ टू रिड्यूस मनी सप्लाई। हाँ, ना खरीदे। लिक्विड, इसको पढ़ेंगे नहीं, अभी पढ़ना है, वो आज नहीं कल परसों पहुंचेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप कितना ऊपर भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये तो हम पुराना लिख चुके हैं, ये दिस इज नथिंग। चलें जी आ जाएं, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कमर्शियल बैंक्स affecting money supply through credit creation and credit multiplier. लें जी, ये बड़ी खतरनाक चीज है, बस अभी देख लेते हैं, अभी आपको पता चलेगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर, या इसको कुछ जगह हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, मैं लिख देता हूं, दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर and this is also known as sometimes money multiplier. क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, आपकी बुक में डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वो जरा थोड़ा सा वर्डिंग्स ऐसी हैं कि चीज एक ही है, और मैं थोड़ा सा सिंपलिस्टिक उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या है? चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स ओवर चेंज इन इनिशियल डिपॉजिट्स। या फिर इसका एक और फॉर्मूला भी है क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का, 100 ओवर कैश रेशो। 100 ओवर कैश रेशो। अब ये कैश रेशो क्या नई चीज आ गई है? कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। रिजर्व रेशो याद है? A certain percentage that the central bank requires every commercial bank to keep in liquid form. Cash ratio क्या है? A certain percentage of total deposits, लिख लें, a certain percentage
certain percentage of deposits that commercial banks themselves keep in reserves. It can not be less than the reserve ratio. However, it can be more than. But paid cash. हाँ, लिक्विड फॉर्म में। बात को समझे, चक्कर क्या है? रिजर्व रेशो क्या था? सेंट्रल बैंक ने कहा था आपने 10% अपने पास रखना ही रखना है, लेकिन हो सकता है बैंक्स रीड कर रहे हैं कि वापस पाकिस्तान की रियल एस्टेट बढ़ने वाली, गोल्ड नीचे जाने वाला है, समझ रहे हैं? और लोग सेविंग्स कम करेंगे, तो वो क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग पैसा निकालेंगे, तो वो हो सकता है अपने पास जो रिजर्व रख रहे हैं वो रिजर्व रेशो से ज्यादा तो रख सकते हैं ना। उसने कहा इससे इतना कम से कम तुमने रखना है, 10% रखना है। हो सकता है वो 15% रख ले, 17% रख ले, 20% रख ले। बात समझ आई? ये वो है कैश रेशो। कैश रेशो उसके रिजर्व रेशो के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो बैंक्स खुद भी रीड कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में रन ऑन अ बैंक, समझते हैं आप? रन ऑन अ बैंक कि एवरीवन गोज एंड टेक्स आउट देयर मनी एट वंस, उसको कहते हैं रन ऑन अ बैंक। जंग हो गई बहुत बड़ी, तो रन ऑन अ बैंक आ जाएगा। बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, लोग सेविंग्स अपनी बैंकों से निकालना शुरू कर देंगे। नेचुरल कैलामिटी आ गई, लोग निकालना शुरू कर देंगे पैसा। पाकिस्तान की एक एग्जांपल दी जाती है, हमारे सेविंग डिपॉजिट्स पे अब उन्होंने खैर एक निकाल दिया कि अब आप नहीं कर सकते, ज़कात कटती है कब? आने वाला टाइम, फर्स्ट रमजान को, ठीक है? तो जिन्होंने सेविंग डिपॉजिट्स में पैसा रखा होता था वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन बहुत छोटा सा परसेंटेज कट जाता था। तो लोग चाहते थे, लोग ट्रस्ट डेफिसिट था, लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़कात खुद दें, तो वो 1-2 दिन के लिए पैसा बाहर निकाल लेते हैं अपने सेविंग डिपॉजिट से और फिर वापस कर देते। सॉर्ट ऑफ रन ऑन अ बैंक आता है, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है 1-2 दिन के लिए आता है। और ना जब भी बैंकों में आता है ना रन ऑन अ बैंक, तो काम खराब हो जाता है, क्योंकि बैंकों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, बैंकों ने आगे लगाया हुआ है हर बंदा। इट वर्क्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस। इसीलिए नेचुरल कैलामिटीज के अगेंस्ट इंश्योरेंस गाड़ियों की नहीं होती और घरों की नहीं होती। क्या प्रोबेबिलिटी आप सबकी, मैंने गाड़ियां इंश्योर कर ली कि सबकी गाड़ियां कट्टे एक ही एक्सीडेंट में लग जाएंगी, ठीक है? एक आधा लगता है, उतना उन्होंने रिजर्व रखा होता है, कैश रेशो रखा होता है, उतना जो वापस मांगता है उसको कर देते हैं। समझ आई? तो रन ऑन अ बैंक आ जाए या मतलब उस तरह का कोई डर हो जाए, तो कैश रेशो रिजर्व रेशो से ज्यादा भी हो सकता है। लें जी, अब गेम समझे। कैश रेशो समझ आ गया? इससे सेम थिंग एज रिजर्व रेशो, बल्कि आपकी बुक तो एज्यूम ही करती है कि रिजर्व रेशो कैश रेशो के बारे में बताती नहीं, लेकिन असल में कैश रेशो होता है जो मेन चीज होती है। अब आ जाए, चक्कर क्या चल रहा है? बड़ा जबरदस्त चक्कर चल रहा है। अब चक्कर ये चल रहा है कि कैश रेशो अज्यूम कर लेते हैं 10%। कैश रेशो एज्यूम कर लेते हैं कितना? 10%। अब आ जाता है यहां पे आगे डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स डेफिनेटली, क्योंकि जो दूसरे डिपॉजिट्स हैं उनका तो फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पे आ गया रिजर्व, और यहां पे आ गया, बल्कि रिजर्व रेशो भी इतना ही है, जरा सबका सिमिलर हो जाएगा। और यहां पे आ गया फर्दर इन्वेस्ट। जी जनाब, ये आ गया आपका राउंड 1, ठीक है? राउंड 1 कैश ने ऐसा पैसा निकाला जो पहले इसके पास बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, ठीक है? बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, इसने नया अकाउंट खुलवाया और सेविंग डिपॉजिट प्रॉपर्टी से इसने पैसा निकाल लिया और क्या किया? बैंकों में पैसा सेव कर लिया, ठीक है? प्रॉपर्टी नीचे जा रही थी, रिटर्न इसने कहा बैंकों में रखूंगा पैसा। किस बैंक में रख दिया जी? HBL में रख दिया जी।
कितना? $1000। क्या मैं कह सकता हूं ये जो $1000 है ये क्या है? ये इनिशियल डिपॉजिट है। बाकी सारे डिपॉजिट्स को अभी कांस्टेंट होल्ड करने, वो नहीं हिल रहे अपनी जगह से। ये एक नया डिपॉजिट आया बैंकिंग सिस्टम में। एचबीएल क्या करेगा? लेके बैठ जाएगा ये पैसा? क्या करेगा? सारा इन्वेस्ट कर देगा। क्या करेगा? 10% कितना है? $100। ये वो अपने पास रिजर्व में रखेगा। 900 वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कर सकता है, फर्दर लोन आउट कर सकता है। ठीक है, वो भी बैंकिंग सिस्टम ही है। वो उसने दे दिया मुझे लोन। क्या दे दिया? मुझे लोन दे दिया। मैंने लोन लेके घर खरीद लिया। किससे? मैंने राफे से घर ले लिया। राफे ने, अब ये पैसा किसके पास चला गया? राफे के पास। राफे ने उसको बैंक में रखा, वापस सेविंग डिपॉजिट में वापस रखा। ठीक है, किस बैंक में रखा राफे? एमसीबी में। अब ये $900 कहां आ गया? दोबारा बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? अज्यूम करें कि हर बंदा बैंक में पैसे रखता है, ये कमेटी डालने वाली अवाम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम नहीं। एमसीबी क्या करेगा उस पैसे का? कितना रखेगा? और $810 का क्या करेगा? वापस इन्वेस्ट इन, कई किसी को लोन दे दिया। वो पैसा घूमता घुमाता फिर आ गया किधर? अस्करी बैंक में। लेकिन आ वापस कहां रहा है? बैंकिंग सिस्टम में। कितना आ गया? ये क्या करेंगे? 81 इधर रखेंगे, 720, 39, 29, 729। फिर आ गया राउंड 4, किसी और बैंक में आ गया, यूबीएल में आ गया। ठीक है, 729 एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग। बात समझ रहे हैं? चक्कर क्या है? कैश समझ रहा है कि इसका जो इनिशियल $1000 है वो बैंक में पड़ा हुआ है, जब इसको चाहिए होगा ये निकाल लेगा। ऐसा ही है। राफे समझ रहा है कि ये $900, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसका $900 तो आगे चला गया, कहीं घूमते फिरते राफे के हाथ आ गया। और राफे समझ रहे हैं कि इसका $900 भी बैंक में पड़ा हुआ है। और मजे की बात ये, जब ये दोनों निकालने जाएंगे फर्ज करें, तो इनको मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, कैश, उन्होंने कैश रेशियो तो रखा हुआ है ना थोड़ा सा। हर बंदा हर वक्त तो नहीं जाता निकालने। अगला बंदा समझ रहा है कि उसका ये $810 भी बैंक में पड़ा हुआ है, जबकि ये नहीं है, ये वही पैसा है। बेशक डिफरेंट है, पैसा तो वही था ना, पैसा वो नहीं था। बैंक्स बेशक एक भी हो, चले एचबीएल में वापस आ गया। एचबीएल उस नया डिपॉजिट होके आ गया ना, नया डिपॉजिट होके आ गया ना। ये 900 नया डिपॉजिट नहीं है, लेकिन असल में तो ये वही पैसा था, उसी $1000 था। लेकिन ये घूम फिर के नया डिपॉजिट बन के आ गया। अगला वाला ये नया डिपॉजिट बन के आ गया। समझ रहे हैं? बैंक्स ने क्या किया है? आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर दिए। दे आर क्रिएटिंग क्रेडिट फ्रॉम थिन एयर। They are creating money, they are creating loans from one single deposit. आपके पैसे को हवा में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सर तो क्रेडिट कार्ड कैसे? उसको छोड़ें, पहले ये समझें। ये बात समझ आई है? अब मुझे बताएं जरा, एक फॉर्मूला क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का आपने लिखा है, क्या लिखा है? 100 ओवर कैश रेशो वाला। 100 ओवर कैश रेशो निकालें जरा, क्या आ रहा है? कैश रेशो हमने कितना अज्यूम किया था? 10। ठीक है, निकालें। मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10। इसका मतलब है कि अगर $50 बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट होंगे और अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 होगी, तो वो डिपॉजिट 50 से नहीं बढ़ेगा, बल्कि 10 इंटू 550 इज 500। बैंकिंग सिस्टम उसको 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देगा। अब देखें टोटल डिपॉजिट, अब आप मुझे बता सकते हैं कितना है टोटल डिपॉजिट? इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। और मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना आया है? 10। कैन यू टेल मी कितने से बढ़ा है? टोटल डिपॉजिट उन्होंने बढ़ा दिया है
10,000 से। ये वही 1,000 रुपए है जो एक ने एक को दिया, दूसरे ने दूसरे, ये पैसा वही था $1,000। करते करते उन्होंने मनी सप्लाई को कितने से बढ़ा दिए? 10,000 से। 1,000 का डिपॉजिट असल में उन्होंने मल्टीप्लाई करके वही पैसा एक को दिया, उस अगले ने वही पैसा किसी और को दे दिया, और ये बंदे समझ रहे हैं हमारा पैसा बैंक में ही है, जबकि वो नहीं है, वो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो असल में डिपॉजिट कितना क्रिएट हो गया? 10,000। और डिपॉजिट असल में कितना हुआ था? 1,000। तो समझ रहे हैं कितनी खतरनाक चीज है मनी मल्टीप्लायर? ये 9,000 किधर से आया? हवा में आया, ये असल में तो था ही नहीं। मनी सप्लाई इससे बढ़ के पता नहीं किधर चली गई है। बैंक्स दूसरे बैंक में क्यों इन्वेस्ट? बैंक ने कब इन्वेस्ट किया दूसरे बैंक में? बैंक ने किसी को लोन दिया है, बैंक ने किसी को लोन दिया है भाई, और वो लोन उस बंदे ने पैसे पेमेंट की किसी को, जिसको पेमेंट की उसने अपने बैंक में रख दिया। समझ रहे हैं? जिसने पेमेंट की उसने अपने बैंक में रख दिया। बैठे रहे, बैंक कुछ नहीं कर रहा, बैंक लोन क्रिएट करी जा रहा है। एक डिपॉजिट से उसने कितना लोन क्रिएटेड, लिखें लोन क्रिएटेड कितना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन क्रिएटेड? नो, लोन क्रिएटेड 10,000 नहीं है। 10,000 माइनस वो तो इनिशियल तो निकाले ना उसमें से, $9,000 उसने नया लोन क्रिएट कर दिया। 1,000 तो था ना, ऊपर का 9,000 हवा से आया है। जी जी अगर आपका हाँ, है ना, है ना, यही तो गेम है। आप जब लेने जाएंगी आप पूरा निकाल लें $1,000 आगे कर दिए, और जब आप लेने जाएंगी तो बैंक आपको $1,000 दे भी देगा, क्योंकि आप जैसे 10 करोड़ और लोग हैं जो हर रोज अपने पैसे नहीं निकाल रहे, और थोड़े बहुत के लिए उन्होंने कैश रेशो रखा हुआ है ना, अपना लिक्विड एसेट्स रखे हुए, उसमें से देते जाते हैं आपको। असल में तो पैसे पता नहीं आपके किधर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन बैंक के ऊपर आपको ट्रस्ट है। वो आपको 1,000 दे देगा, ऐसे करोड़ और डिपॉजिट, वो आपको इजीली 1,000 आपका वापस कर देगा। बैंक बैंकरप्ट होते हैं ना, इसीलिए हर किसी को बैंक खोलने की इजाजत भी नहीं है ना, बहुत सख्त किस्म की रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जी अब्दुल्ला सलीम। सर ये फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो को हम कंसिडर स्टेट बैंक की ऊपर कर रहे हैं क्या, ये इंडिविजुअल बैंक्स पे हम कर रहे हैं? ये जो आपने ओवरऑल पूरा बैंकिंग सिस्टम कंबाइंड है, पूरा बैंकिंग सिस्टम, ये ओके पूरा सर। बैंकिंग सिस्टम कंबाइंड है, विच इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक भी अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, रुक जाएं, किधर जा रहे हैं, ये खत्म करके जाएं, ये बहुत नाजुक सूरत हाल है, रुक जाएं, बैठे लिखें जी। इफ the credit multiplier is 7, it implies that a newly created asset, liquid asset, that is deposit, liquid asset that is saving deposit, a newly created liquid asset that is saving deposit of कितना कर दें, $15 million will increase the total deposits by 15 into 7, 105। 105, पक्की बात है, $105 million, while new loans created were 105 minus 7 minus 15, $90 million। ये 90 उन्होंने ऊपर से हवा से निकाल लिए। समझ आइए बात की? इसीलिए तो बैंकिंग सिस्टम शायद फिर इस्लाम में ये सारा हराम है, वो तो प्रॉफिट उसमें से निकाल रहे हैं।
वो तो फिर मल्टीप्लिकेशन में कमाते हैं, इसीलिए तो ये मीजान और यूबीएल और ये इतने ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं आजकल, इनके शेयर प्राइसेस वो ऊपर जा रही है। और डेफिनेटली, और क्या आपकी सर्विस के लिए बैठे, प्रॉफिट, ह्यूजली प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हैं। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे, हम इसको यहीं से पिकअप करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, किसी सर जी जी एक सेकंड, मैं जरा वीडियो बंद कर लूं।